Hello friends, welcome to Abipedia, powered by Abhimanyu IS. This is Ramesh, faculty Abhimanyu IS, and today we are going to discuss the current affairs of the first week of the month November. नवंबर की फर्स्ट वीक इन द सेंस नवंबर की फर्स्ट वीक की करंट अफेयर्स नहीं है, अक्टूबर के लास्ट वीक की जो करंट अफेयर्स है टिल डेट 2 नवंबर तक की जो करंट अफेयर्स है वो हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, आज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेंस एंड प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू बोथ. जैसे कि आपको पता है कि हम जो भी कंटेंट यहाँ डिस्कस करते हैं वो सिर्फ हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो रेलेवेंट है हम वही डिस्कस करते हैं. खास करके एचपीएस की जो मेंस आने वाली है उसके लिए जो रेलेवेंट कंटेंट है उसके बारे में हम डिस्कशन ज़्यादा करते हैं और उसके बारे में ही आपको हम कंटेंट प्रोवाइड करते हैं मोस्टली. ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम लेट्स प्रोसीड. जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर सेक्शन, एक टॉपिक पॉलिटी एंड गवर्नेंस से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी एंड गवर्नेंस जो हम डिस्कस करने वाले हैं आज, खास करके वेरियस एग्जामिनेशंस के लिए और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी. और ज्योग्राफी और एनवायरमेंट सेक्शन से जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज दीज इशूज आर टर्निंग आउट टू बिकम रैम्पेंट नाउअडेज विद इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आर्ट एंड कल्चर से जो पहला टॉपिक है कि पैराग्लाइडिंग साइट इन मंडी सून. मंडी को नोट दे दिया गया है, मंडी के अंदर, मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पैराग्लाइडिंग साइट के लिए मंजूरी दे दी गई है बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश या फिर टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है उन्होंने ये बोला है कि स्पेनीधार जो मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जगह है वो साइट की सर्वे की गई है और वहाँ पे सर्वे के बाद ये स्टैब्लिश किया गया है कि हाँ दिस इज दिस सूटेबल साइट फॉर पैराग्लाइडिंग. और पैराग्लाइडिंग साइट्स जब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो जैसे कि हमें पता है टूरिज्म इज द बैकबोन ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश. ठीक है, और कहीं ना कहीं ये कोविड के कारण ये टूरिज्म को एक सेटबैक मिला है. अब धीरे धीरे चीज़ें धीरे धीरे स्पाइरल हो रही है, बढ़ रही हैं धीरे धीरे, बट ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन फेज दिस टूरिज्म सेक्टर हैज़ बीन प्लूमेटेड, नीचे चला गया था. ठीक है, एंड जो टूरिज्म सेक्टर है हिमाचल के अंदर इट इज़ अ मेजर कंट्रीब्यूटर इन द स्टेट जीडीपी ऑफ हिमाचल प्रदेश. ठीक है, तो अब ये साइट को सर्वे करने के बाद ये यहाँ पे पैराग्लाइडिंग स्टार्ट की जाएगी. और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पैराग्लाइडिंग साइट सिर्फ यहाँ पे स्टार्ट हुई है, ये सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो नई एक साइट है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही आपके लिए. इसके अलावा हिमाचल के अंदर कहाँ पे इन विच प्लेसेस पैराग्लाइडिंग एक्टिविटीज़ टेक्स प्लेस. ये जो एडवेंचरस एक्टिविटी है पैराग्लाइडिंग की ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर हिमाचल के अंदर होती है, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है. और इसके ट्रेनिंग सेंटर्स जो है, जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ जो है वो कहाँ पे दी जाती हैं स्टेट में, कौन से जगह के या कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है. ठीक है, द प्रोसेस हैज़ बीन स्टार्टेड बाय टूरिज्म डिपार्टमेंट. अ टेक्निकल कमिटी ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड अलाइड स्पोर्ट्स मनाली एंड हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज़ इंस्पेक्टेड द साइट एट स्पेनीधार एंड फाउंड इट सूटेबल फॉर पैराग्लाइडिंग. ठीक है, उसको नोट दे दिया गया कि हाँ यहाँ पे आप पैराग्लाइडिंग स्टार्ट कर सकते हैं. तो देखिए पैराग्लाइडिंग आप देख सकते हैं कि पैराग्लाइडिंग कैसे होते हैं. तो पैराग्लाइडिंग के ऊपर क्वेश्चन ये भी बनता है कि पैराग्लाइडिंग सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है या साथ में भी 2 लोग कर सकते हैं, 3 लोग कर सकते हैं. ठीक है, तो सोलो पैराग्लाइडिंग साइट्स भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये ध्यान पे रखना है कि सोलो पैराग्लाइडिंग कहाँ पे अलाउ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर और कहाँ पे नहीं है, ये आपने जानना बहुत ही जरूरी है. ठीक है, अब पैराग्लाइडिंग हिमाचल के ये यहाँ पे जो मंडी में परमिशन दी गई है इसके अलावा और कहाँ पे पैराग्लाइडिंग हिमाचल के अंदर की जाती है, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रीलिम्स में डायरेक्टली ये स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है. ठीक है, कि इनमें से कौन से साइट्स हैं, साइट्स के नाम दे दिए, डिस्ट्रिक्ट दे दिए जाएंगे, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे पैराग्लाइडिंग एक्टिविटीज़ परमिट होती हैं हिमाचल के अंदर, ये भी क्वेश्चन बन सकता है. या फिर नई जो पैराग्लाइडिंग साइट आई है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर परमिट की गई है, क्या नाम है उनका. ठीक है, तो पैराग्लाइडिंग कैन बी डन सोलो एंड टैंडम एट बीर बिलिंग इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर दोनों में होती हैं. ठीक है, इट इज काउंटेड अमंग द बेस्ट पैराग्लाइडिंग साइट्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड इज फ्रीक्वेंटली पिक्ड फॉर होस्टिंग द वर्ल्ड कप एंड अदर इंटरनेशनल कंपटीशन इन स्पोर्ट. तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कांगड़ा के अंदर जो साइट है
पहले बात यह ध्यान पे रखना है कि सोलो और एंड इन टेंडम विथ बेयर बिलिंग इन कांगड़ा के अंदर होती है, और is frequently picked for hosting the World Cup and other international competition in the sports। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके एमसीक्यू क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं किसी भी एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स पे, जहाँ पे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा पैराग्लाइडिंग की जो ट्रेनिंग सेंटर्स है, पैराग्लाइडिंग की जो ट्रेनिंग सेंटर्स है वो कहाँ पे प्रोवाइड की जाती है हिमाचल के अंदर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अदर डिलाइटफुल साइट्स ऑफ पैराग्लाइडिंग इन हिमाचल प्रदेश इंक्लूड बंदलाधर एंड नियर बिलासपुर एंड सोलन वैली नियर मनाली, ठीक है। उसके बाद जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो कहाँ पे चलती है, बेर एंड धर्मशाला कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये आपको ध्यान पे रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं हिमाचल टूरिज्म जो ट्रेनिंग प्रोग्राम करती है पैराग्लाइडिंग की, वो कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बेर एंड धर्मशाला कांगड़ा के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द डे पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन से वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इससे आपको मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस सेक्शन से भी पूछा जा सकता है, और प्रीलिम्स में तो पूछा ही जा सकता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। और एचपीएस की जो मेंस एग्जामिनेशन आ रही है इसके लिए तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ से डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर किसी भी म्युनिसिपल काउंसिल को या म्युनिसिपल काउंसिल को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में तब्दील करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए कौन से प्रोविजंस की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर जब की जाती है तो उस एरिया की डेवलपमेंट किस तरह से उस एरिया की डेवलपमेंट होती है, ये भी आपको मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कैबिनेट अप्रूव्स अपग्रेड ऑफ पालमपुर, सोलन, मंडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, मतलब ये सारे एरिया जो है म्युनिसिपल काउंसिल्स थे, अब इनको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में कन्वर्ट किया जा रहा है। अब म्युनिसिपल काउंसिल से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जब कन्वर्ट किए जाते हैं तो वो क्यों किया जाता है, व्हाट आर द प्रोविजंस या क्राइटेरिया कौन से होते हैं, उनकी स्टेटस कैसे चेंज हो जाती है, और जब स्टेटस चेंज होती है तो क्या क्या फायदा होता है उस डिस्ट्रिक्ट को या फिर उस एरिया को, ठीक है। तो अब यहां पे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होता है कि जो ये नए पालमपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस बनेंगे, सोलन, मंडी एंड पालमपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, ठीक है। उसके अलावा 6 नए नगर पंचायत बनेंगे, ठीक है। नगर पंचायत मतलब सिटी काउंसिल्स की अगर हम बात करें तो सिटी काउंसिल, नगर पंचायत, तो टोटल नंबर जो हो जाएगा नगर पंचायत का वो 61 हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, कोई भी एग्जामिनेशन हिमाचल के अंदर आ रही है वहां पे पूछा जा सकता है, ठीक है। द कैबिनेट डिसाइडेड टू कंडक्ट द इलेक्शंस, इनकी जो इलेक्शंस होंगे वो आने वाले जनवरी महीने में की जाएगी। द 6 न्यू नगर पंचायत टू बी क्रिएटेड एट कांदाघाट इन सोलन डिस्ट्रिक्ट, ऊना डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं जिसके अंदर ये 6 नए नगर पंचायत मतलब सिटी काउंसिल्स बनेंगे। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू कि म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और सिटी काउंसिल्स होते क्या हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक है। पहले आप ये देख लो कि नए नए डेवलपमेंट्स कहाँ कहाँ हुए हैं। तो एज अ रिजल्ट द टोटल नंबर ऑफ नगर पंचायत विल राइज टू 28, ठीक है, एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस टू 5 while other the total number of nagar panchayat will rise to 28 and the municipal corporations to 5 while the number of municipal councils will reduce to 31 से 28, क्योंकि 31 म्युनिसिपल काउंसिल्स थे, अब 3 इनमें से जो है ये पालमपुर, सोलन और मंडी ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस बन जाएंगे, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 3 बढ़ जाएंगे और म्युनिसिपल काउंसिल जो है वो 3 कम हो जाएंगे, 31 से 28 हो जाएंगे। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है कैबिनेट के द्वारा कि इन व्यू ऑफ द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द लोकल वेजेस टू देयर इंक्लूजन इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो नाखुश थे इस डिसीजन से, ठीक है, उनके कुछ वेगरीज थे, कुछ इश्यूज थे। तो कैबिनेट ने बोला कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी जो जमीनें हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, जो अर्बन लोकल बॉडीज में टैक्सेशन होती है, जो टैक्स आप देते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह जो भी है, वो 3 साल तक आपको नहीं देना है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनने के 3 साल बाद तक आपको नहीं देना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये। इसके अलावा कस्टमरी राइट्स एज प्रोवाइडेड इन वजीब उल उर्द इन दी रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, ये सारे आपको 3 साल तक नहीं देने हैं। उसके अलावा जो जनमंच है, जनमंच मीन्स
पब्लिकली लोगों को इकट्ठा करना और वहाँ पे उनकी बातों को सुनना और उनकी प्रॉब्लम्स को या उनकी समस्या को सुनना और उनका हल निकालना, उसे जनमंच बोला जाता है। तो वो जनमंच जो है वो भी कंटिन्यू किया जाएगा, वो बंद नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि म्यूनसिपल काउंसिल से कॉर्पोरेशन बन जाएगा तो उनकी स्टेटस चेंज होगी तो ये सारे जो एक्टिविटीज़ चल रहे थे वो बंद हो जाएंगे, नहीं, ये नहीं है, ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है। उसके बाद इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो नए नए प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इन एरियाज में सैंक्शन किए गए हैं, जैसे पावर प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है। उसके बाद नई नई नौकरियां हैं नए नए डिपार्टमेंट में, कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट होंगे। ठीक है। अब देखिए कौन से 43 पोस्ट ऑफ लीडिंग फायरमैन, 11 पोस्ट ऑफ ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, ये सारे नए नए जो पोस्ट है वो क्रिएट किए जाएंगे। ठीक है। इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर 22 पोस्ट ऑफ कॉपीराइट इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ द स्टेट एंड रेगुलर बेसिस, ये सारे जो हैं वैकेंसीज है, इसे फिल की जाएगी और यहाँ पे भी नई नई रिक्रूटमेंट्स होंगी। और जो हेल्थ सेंटर्स हैं, जो हेल्थ सेंटर्स है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, खास करके उन हेल्थ सेंटर्स की भी रेनोवेशन एक्टिविटीज या रेनोवेटिंग एक्टिविटीज चलेंगी, उनकी भी अपग्रेडेशन की जाएगी। जो हेल्थ सब सेंटर है उनको हेल्थ सेंटर बनाया जाएगा, जो सब सेंटर है उनको हेल्थ सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोचना है कि जब एक म्युनिसिपल काउंसिल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में तब्दील होता है, उसकी स्टेटस जब चेंज होती है तो किस तरह से, आप यहाँ पे एग्जांपल्स देख सकते हैं, कोट कर सकते हैं कि हाँ इस तरह से होती है कि फिर वहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती हैं। फॉर इंस्टेंस ये हेल्थ सब सेंटर जो है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कन्वर्ट होगा, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी और भी रिक्रूटमेंट्स होंगे, नए नए डॉक्टर्स आएंगे, फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी। तो ये सारे स्टेटस है, ये डेवलपमेंटल होंगी, ये डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ उस कॉर्पोरेशन के अंदर फिर स्टार्ट होंगी। जब स्टेटस चेंज होता है तो इस तरह से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ बढ़ते हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, नए नए इंडस्ट्रीज लगेंगे, नए नए रिक्रूटमेंट्स होंगे। ठीक है। तो ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैसे जब स्टेटस चेंज होता है तो डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट होता है किस तरह से, विथ एग्जाम्पल्स आपने कोट करना है। अब इन दोनों तीनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को महानगर पंचायत बोलते हैं, महानगर मतलब बड़ा शहर, म्युनिसिपल काउंसिल मतलब नगर पालिका, एक ठीक है टाउन है। और आपको पता है कि टाउन की जो बाइफर्केशन होती है या इसकी स्टेटस डिराइव्ड होती है वो पॉपुलेशन पे होती है। बेसिक क्राइटेरिया इज द पॉपुलेशन, कि अगर 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वो महानगर पालिका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में तब्दील होगा, उससे 10 लाख से कम है तो वो नगर पालिका, सिटी काउंसिल नगर पंचायत को बोलते हैं उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड म्युनिसिपल काउंसिल बोथ आर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरियाज, बट देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन देम। पहला, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और महानगर पंचायत इज टू गवर्न सिटीज विद अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 लाख और 10 लाख। म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पालिका आर टाउन्स बिटवीन 25,000 से लेके 10 लाख तक। सिटी काउंसिल नगर पंचायत टाउन्स विद पॉपुलेशन बिटवीन 11,000 से 25,000 तक। तो ये क्राइटेरिया इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ दिस स्टेटस बाइफर्केशन। यहां ध्यान पे रखना है, मोर देन 10 लाख और 10 लाख महानगर पालिका, उससे कम 25,000 से लेकर 10 लाख के बीच में वो म्युनिसिपल काउंसिल्स, उसके बाद 11,000 से लेकर 25,000 तक अगर है तो वो होगा सिटी काउंसिल्स या फिर नगर पंचायत। बेसिक डिफरेंस। चलिए देखते हैं और कौन से डिफरेंसेस हैं इनके बीच में। म्युनिसिपैलिटीज रन बाय चेयरमैन एंड काउंसिलर। ठीक है, चेयरमैन होता है या काउंसिलर्स होते हैं। या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होते हैं वहां पे मेयर या फिर कॉर्पोरेटर होते हैं, वो अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन होती है, वो क्या डेवलप करना चाहते हैं वहां पे, मेयर या कॉर्पोरेटर। ठीक है। इन बोथ द केसेस ऑल मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय सिटीजंस, नंबर ऑफ मेंबर्स डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द सिटी। ठीक है, कितने मेंबर होंगे नहीं होंगे वो पॉपुलेशन साइज के ऊपर डिपेंड करता है। देयर आर अबाउट 25 to 30 काउंसिलर्स इन म्युनिसिपैलिटीज, whereas for the same area only 2 to 3 corporators will be there. It's almost like 1:10 ratio. ठीक है। There is a vast difference in jurisdiction. Municipalities have smaller jurisdiction whereas corporations और महानगर पालिकाs have very large jurisdiction. Obviously महानगर पालिका है तो बड़ा शहर होगा, महानगर, नगर और महानगर में डिफरेंस है, तो पॉपुलेशन साइज भी बड़ी होगी और प्लस एरिया जो है वो भी बड़ी होगी।
और जुरिस्डिक्शन जो होंगे वो भी ज़्यादा होंगे, पावर भी ज़्यादा होगा। ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस और महानगर पालिकाज ऑफ फॉर मेट्रोपॉलिटन सिटीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए होते हैं, म्युनिसिपैलिटी जो होते हैं वो नगर पालिका इज फॉर स्मॉल सिटीज, छोटे शहरों के लिए होते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ठीक है, तो ये सारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपल काउंसिल में डिफरेंस है। अब म्युनिसिपल काउंसिल से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दिस, कोई भी एग्जाम के एमसीक्यूज जहां पे पूछे जाता है या प्रीलिम्स की एग्जामिनेशंस होती हैं या एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, मेंस नहीं होता है, उस एग्जामिनेशंस के लिए, जैसे कि तहसील वेलफेयर ऑफिसर का एग्जामिनेशन अभी फर्स्ट को हुआ था हिमाचल के अंदर, कुछ दिन पहले अलाइड की एग्जामिनेशन हुई थी जिसके अंदर मेंस भी होता है। तो वहां पे आपके लिए एमसीक्यू बेस्ड पेपर में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से नए कितने कहां पे कितने नगर पंचायत बढ़े हैं, कम हुए हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बढ़े हैं, कम हुए हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट को मिला है, नहीं है, कौन से डिस्ट्रिक्ट है, नहीं है वो। और फिर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि म्युनिसिपल काउंसिल और कॉर्पोरेशन में डिफरेंस क्या है, और जब स्टेटस चेंज होती है किसी काउंसिल से कॉर्पोरेशन में तो उस एरिया की डेवलपमेंट किस तरह से होती है, क्लासिफिकेशंस और एरिया ऑफ ऑपरेशंस एंड द डेवलपमेंट एक्टिविटीज रिलेटेड टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट आर्टिकल ज्योग्राफी सेक्शन से है, विलेजेस ऑफ सिरमौर टू हैव सोलर लाइट्स। अब सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर विलेजेस को नोटिफाई किया गया है कि उन विलेजेस में सोलर लाइट्स लगाई जाएंगी। किसके तहत? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर वो इंप्लीमेंट करती है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना स्कीम को, उसके तहत हिमाचल के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 14 विलेजेस कम से कम उनको सेलेक्ट किया गया है कि वहां पे सोलर लाइट्स लगाई जाएंगी। ठीक है, इसके लिए फंड्स भी अलॉट किए गए हैं और इसके लिए कौन से जगह पे लगाई जाएंगी वो भी ईयरमार्क किया गया है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट विच इज इंप्लीमेंटिंग दिस स्कीम, ठीक है, उन्होंने ये सर्वे किया और ये डिसाइड किया कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ विलेजेस को सेलेक्ट किया गया है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत और वहां पे सोलर लाइट्स लगाई जाएंगी। और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है क्या, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे। फिलहाल आप ये ध्यान पे रखिए कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये किया गया है। ईच विलेज विल रिसीव 20 लाख रुपीज अ गैप फिलिंग कंपोनेंट व्हाइल रिमेनिंग फंड्स आर बीइंग जनरेटेड फ्रॉम द अलाइड डिपार्टमेंट्स। इसके अलावा जो भी फंड्स शॉर्टफॉल होंगे, जो और भी जो फंड रिक्वायरमेंट होंगी, वो बाकी कहां से ली जाएंगे? पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड हेल्थ, इन सब डिपार्टमेंट से भी बाकी पैसे जो कम पड़ेंगे वो ले जाएंगे। ठीक है, अंडर फेज 2 ऑफ द सेंट्रल स्कीम 22,000 हाउसहोल्ड्स इन द 14 विलेजेस वेयर सर्वेड एंड असेसमेंट वाज कैरिड आउट अबाउट। अब यहां पे जो सर्वे कैरी की गई है, देखिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, सबसे पहला उसका क्राइटेरिया ये होता है कि जहां पे जिस विलेज में 50% से ज्यादा शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन है, याद रखिएगा शेड्यूल्ड कास्ट पॉपुलेशन 50% से ज्यादा है, उन्हीं गांवों को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत सेलेक्ट किया जाता है, फर्स्ट क्राइटेरिया। तो सर्वे करने के बाद यह पता चला कि उस गांव में वहां पे जो बेसिक फैसिलिटीज है, बैंक अकाउंट, सॉइल हेल्थ कार्ड, ये सारे जो फैसिलिटीज है, ठीक है, स्कूल ड्रॉप आउट रेट, वैक्सीनेशन, टॉयलेट्स, रोड्स, आंगनवाड़ी सेंटर्स, ये सारी चीजें वहां पे लैक कर रही हैं। देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ दीज बेसिक फैसिलिटीज ओवर देयर, इसीलिए इस गांव को सेलेक्ट किया गया और उन्हीं गांव को सेलेक्ट किया जाता है जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जिसकी बहुत डिप्राइव्ड होती है। ठीक है, अब ये जो डॉक्यूमेंट बनाया गया कि हाँ इस ग्राम से सर्वे करने के बाद कि हाँ इस गांव को चुना जाता है, तो फिर उस गांव को चुनने के बाद उसके ग्राम सभा में वो डॉक्यूमेंट रखी जाती है, वो प्रेजेंटेशन रखा जाता है। उसके बाद ग्राम सभा को भी वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए बोला जाता है या वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। और ग्राम सभा में आपको पता है कि जिस विलेज जहाँ पे ग्राम सभा है उस पंचायत के, या फिर ग्राम सभा जहाँ है, जिस पंचायत में ग्राम सभा होता है, वहाँ के जो 18+ जो वोटर्स होते हैं, जिनका वोटर ID कार्ड होता है, वो सारे उनके मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तब वर्क सच एज इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर लाइट्स, सैनिटरी वेंडिंग मशीन्स in all senior secondary schools in these villages as well as incinerators will be taken up immediately। ये सारे डेवलपमेंट वर्क यहां से स्टार्ट की जाएंगी। उसके अलावा
ड्रॉप आउट रेट जो है उनको बोला जाएगा कि आप स्कूल ज्वाइन करें। और ये देखिए प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत एक प्रोविजन ये भी है कि मिनिमम 8 साल की स्कूलिंग होनी चाहिए हर एक बच्चे की उस गांव से, जो गांव को सिलेक्ट किया गया। ये उसका ऑब्जेक्टिव है कि मिनिमम 8 साल की स्कूलिंग देनी है। ठीक है, तो ये सारे जो एक्टिविटीज हैं ये उस गांव के अंदर, ये सारे गांव जो सेलेक्ट किए गए हैं प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत, वहां पे ये सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज किए जाएंगे। अब प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है क्या, इसके बारे में ओवरव्यू लेते हैं हम। ठीक है, तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना ये देखिए 2010 में स्टार्ट किया गया था ये, और इट इज बेसिकली फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ डिप्राइव्ड सेक्शंस। जैसे मैंने आपको बताया था, डिप्राइव्ड सेक्शंस एम टू अचीव इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ सेलेक्टेड विलेजेस थ्रू कन्वर्जेंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ ऑल रेलेवेंट सेंटर एंड स्टेट स्कीम्स। मतलब उन विलेजेस को एम्पावर करना है जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, और एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लेके चलना है प्रोग्राम। मतलब इंटीग्रेटेड सेंटर की स्कीम और स्टेट की स्कीम जो चल रही है उन दोनों को इंटीग्रेट करना है, और उस स्कीम्स को वहां पे उस गांव पे जो सेलेक्ट किया गया वहां पे इंप्लीमेंट करना है और धीरे धीरे उसके डेवलपमेंट करनी है। ठीक है, अ स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2010 ऑन अ पायलट बेसिस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। 1000 विलेजेस को चुना गया था 2001, और ईच विथ मोर देन 50% शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन। ये मैंने आपको बताया था 50% से ज्यादा शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन होनी चाहिए। ठीक है, विजन क्या है? विजन ये है कि मॉडल विलेज बनाना है। मॉडल विलेज बनाना है और जहां पे सारे बेसिक फैसिलिटीज हो, सारे बेसिक एमिनिटीज हो, लाइट, वाटर, सैनिटेशन, स्कूलिंग, बैंकिंग, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन, क्लीन कुकिंग, गैस, ये सारे चीजें वहां पे होनी चाहिए। ठीक है, तो यही मॉडल विलेज बनाना है, ये विजन है इसका। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम बात करें तो ये सारे आपको पता है क्या होती है। ठीक है, अ मल्टी हैमलेट विलेज, ऑल हैमलेट शुड बी कनेक्टेड विद ईच अदर बाय एन ऑल वेदर कंडीशन रोड। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स आ गए, ऐसा रोड की पूरे साल एक्सेसिबल हो, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इंटरनल रोड्स, स्ट्रीट लाइटिंग, टेलीफोन्स, पोस्ट ऑफिस, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। ठीक है, उसके बाद कनेक्टिविटी, जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी, ये सारी चीजें, बैंकिंग फैसिलिटीज, ये सारे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से इन विलेजेस को कनेक्ट करना है और उसके एम्पावरमेंट के लिए काम करना है। सैनिटेशन एंड एनवायरनमेंट, आपको पता है सैनिटेशन एंड एनवायरनमेंट सैनिटेशन से रिलेटेड, इसीलिए वहां पे सैनिटरी वेंडिंग मशीन्स लगाई जाएंगी, ये मैंने आपको पहले स्लाइड्स में दिखाया। ठीक है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड सोशल हार्मनी, ये सारी चीजें प्रमोट करनी है। ये सारे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के प्रोविजंस हैं। ठीक है, लाइवलीहुड, ऑल यूथ्स एंड एडल्ट्स ऑफ द विलेज शुड हैव एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट एंड मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड देयर शुड बी adequate arrangement for development of skills among them so that as many as of them possible are in skilled employment। उनको स्किल भी देना है, नौकरी भी देनी है। ठीक है, progressive and efficient practices based on new technology should be used in all the economic activities pursued in the villages, especially in agriculture, animal husbandry, fisheries, etc। मतलब इस तरह से डेवलप करना है कि ऐसा नहीं कि गांव को शहर बनाना है, नहीं, ये डेवलपमेंट नहीं होता फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस। ऐसा विलेज बनाना है कि वो मॉडल विलेज बने, कि 21st सेंचुरी में एक गांव कैसा होना चाहिए। और जब इन दिस एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जहां पे इतनी रैपिड डेवलपमेंट हो रही है, जहां पे हम इतने स्पीड से तरक्की कर रहे हैं, और इस डेवलपमेंटल मोड में अगर कोई भी गांव पीछे रह जाता है तो ये बहुत ही एक अंडर डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड सिचुएशन होती है कि एक कोई भी पर्टिकुलर गांव में जहां पे इतनी ज्यादा बैकवर्डनेस है, इतना डेवलप्ड दुनिया के होने के बाद भी, प्रोवाइडेड विद द नेचुरल रिसोर्सेज या फिर प्रोवाइडेड विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। तो ये सारे चीजें इस तरह से लाइवलीहुड प्रोवाइड करना है कि वहीं के एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है, वहीं पे एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, वहीं पे इंडस्ट्रीज लगाने हैं, इंडस्ट्रीज इन द सेंस एमएसएमईज को प्रमोट करना है,
कैसे एग्रीकल्चर को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू इंडस्ट्री से जोड़ना है ताकि वहां पे नौकरियां पैदा हो। आफ्टर सोशल हार्मनी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल हार्मनी, उसके बाद हम आते हैं लाइवलीहुड पे। तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत उसकी ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो रूरल यूथ पॉपुलेशन है, द एडल्ट्स, द यूथ, उनको भी लाइवलीहुड प्रोवाइड करना है उसी गांव के अंदर प्रोवाइड करना है। कैसे प्रोवाइड करना है कि वहाँ के एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट किया जाएगा, वहाँ के एनिमल हस्बेंड्री को बूस्ट दिया जाएगा, वहाँ के फिशरी सेक्टर जो है और भी लोग जहाँ जहाँ इन्वॉल्व है वहाँ के लोगों को स्किल्स प्रोवाइड की जाएगी, रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी वाली स्किल्स प्रोवाइड की जाएगी। उन विलेजेस को जब इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जब क्रिएट होगा या फिर कोई कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है तो वहाँ पर उनको नेट से कनेक्टिविटी उनको दी जाएगी और नेट से कनेक्ट किया जाएगा उन विलेजेस को, और वहाँ के यूथ को फिर स्किल्स दी जाएंगी, स्किल प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो प्रोडक्टिव लेबर कर सके, और उनकी जो प्रोडक्टिविटी हो, वो जो प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट जब वो दे रहे हैं या प्रोडक्टिव लेबर जब वो दे रहे हैं तो उनकी कंट्रीब्यूशन जीडीपी भी देखने को मिले, वो स्टेट जीडीपी भी देखने को मिले और हमारे कंट्री की भी जीडीपी पे देखने को मिले। क्योंकि आज के टाइम पे ऐसा हो गया है कि रूरल विलेज से जितने भी लोग आते हैं वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स, ये सारे सेक्टर्स में दूसरे शहर पे जाके रिक्रूटेड है, और वहाँ पे देखने को मिलता है कि सर्विस सेक्टर में, अब जो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में वो प्रोवाइड कर रहा है वो सर्विस सेक्टर के अंदर काउंट होता है, और उनकी प्रोडक्टिविटी वहाँ पे देखने को नहीं मिलती, प्रोडक्टिव काम में नहीं इन्वॉल्व हो पाते हैं वो। ठीक है, तो इस तरह से ये कोशिश किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत वहाँ के जो यूथ हैं, जो एडल्ट्स हैं, उनको उस गांव में ही नौकरी दी जाए। कैसे दी जाए? एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया, जो भी एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज़ हैं स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों इंप्लीमेंट वहाँ की जाए। साइंस एंड टेक एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो सारी चीज़ें हैं, उनकी भी उस गांव तक ये सारे जो प्रावधान है, सारे प्रोविजन वहाँ तक पहुँचाया जाए, एग्रीकल्चर को बूस्ट किया जाए। फिर एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ेगी तो एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री से जोड़ा जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जाएगी, वहाँ पे नए इंडस्ट्रीज़ बनेंगे, जैसे कि एमएसएमईज़ बनेंगे। तो एमएसएमईज़ बनेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पर नौकरियाँ पैदा होंगी, और यहाँ के जो यूथ हैं, जो एडल्ट्स हैं, वो वहाँ पे रिक्रूट होंगे, और यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग होंगे जब उनमें स्किल्स आ जाएंगी तो वो फिर और भी अच्छे कामों पे अपने आप को रिक्रूट कर सकते हैं। तो लाइवलीहुड इज ऑल्सो अ मेजर पार्ट ऑफ द स्कीम। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। एनिमल हस्बेंड्री भी, ठीक है। अब जैसे कि वहाँ पे एक कोऑपरेटिव बना हुआ है, एक उसी गांव के अंदर एक कोऑपरेटिव बना दी जाए। उस कोऑपरेटिव बनाने के बाद उस कोऑपरेटिव जब बन जाएगी तो वो कोऑपरेटिव में सारे लोग मिलकर जब मिल्क प्रोडक्शन करेंगे, मिल्क प्रोडक्शन करने के बाद वहीं पे अगर इंडस्ट्रीज़ बैठेगी या एमएसएमईज बैठा है तो वहाँ पे समझ लो एक डेयरी खुल गया है, तो वहीं के लोग कोऑपरेटिव जो होंगे, उस कोऑपरेटिव के लोग सारे जितने भी मिल्क प्रोडक्शन वहाँ से होगी वो मिल्क सारे उस कोऑपरेटिव तक पहुँचेंगे। फिर वहाँ पे वैल्यू एडिशन होगी, उसकी दूध बिकेगा, दही बिकेगा, घी बिकेगा, आइसक्रीम्स वगैरह जो भी है, तो वहाँ पे भी फिर प्रोडक्शन होगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और जीडीपी पे काउंट होगी, और फिर वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगे। तो इस तरह से उन गाँव को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत ये सारे लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ भी वहाँ क्रिएट किए जाने हैं जो कि बैकवर्ड रीजन्स है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव उसका ये सारा भी है। ठीक है, अब कोई कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरियाज़ के आसपास है, तो वहाँ पे फिशरीज़ को बूस्ट करना पड़ेगा। कोई कोस्टल एरिया पर नहीं है, कोई ऐसा विलेज है जहाँ पे लेक्स, पॉन्ड्स, ये सारा चीज़ों की प्रावधान है, तो वहाँ पे फिशरी को बूस्ट किया जाएगा। इनलैंड फिशिंग की बात हम जब करते हैं तो ये सारी चीज़ों से एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी। इसके लिए वहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटी, मैंने आपको पढ़ाया कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में बैंकिंग फैसिलिटी, तो बैंकिंग फैसिलिटी इसलिए वहाँ पे बोला जा रहा है ताकि इन लोगों को वहाँ से बैंकिंग से कनेक्ट किया जाए, कोऑपरेटिव्स बने तो कनेक्ट किया जाए, सेल्फ हेल्प ग्रुप बने तो कनेक्ट किया जाए बैंक से, ताकि इनको आसानी से लोन मिल सके, और फिर ये अपनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ खुद क्रिएट करें, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने के बाद अपने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ खुद क्रिएट करें, और उसके बाद डेवलपमेंट में काम करें अपने विलेज के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ये सारे प्रावधान उसके भी हैं। तो दिस इज टर्निंग आउट टू बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली फॉर द मेंस। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस कर लिए आज, ये जो सारे ऑब्जेक्टिव थे यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमने अपने पिछले क्लास में इलीगल माइनिंग के ऊपर भी बात की थी कि हिमाचल के अंदर इलीगल माइनिंग एक बहुत बड़ी इशू हो रही है। दिस इज टर्निंग आउट टू बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट इशू विद इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, क्योंकि ये जो इलीगल माइनिंग होती है इसके कारण बहुत ही सारे डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स वी कैन सी इन द इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, या फिर इकोलॉजी ऑफ द रिवर जहाँ पे ये माइनिंग हो रही है, बहुत सारे डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स हैं। ठीक है, विल डिस्कस दोस्त। तो ऐसा बोला जा रहा है कि ये जो इलीगल माइनिंग कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो रही है, ये रक्कर एरिया, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रैम्पेंट हो रही है,
जो अथॉरिटीज़ कंसर्न है यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट के स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के बाद भी ये माफिया जो है, ये माफिया अपने एक्टिविटीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं और बाकी और बढ़ता जा रहा है ये एक्टिविटी। पिछले साल जब यहाँ के लोकलाइट जो थे उन लोगों ने जब कंप्लेन करी थी इस चीज़ को लेके, तो कुछ हद तक कुछ दिनों तक ये चीज़ें बंद हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर से अब देखने को मिल रहा है कि ये चीज़ें इलीगल माइनिंग जो है बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया है। अब तो ऐसा हो गया है कि लोग जेसीबीज लगा के माइनिंग कर रहे हैं, जेसीबीज, ट्रैक्टर्स, ये सारे लेके माइनिंग कर रहे हैं। और ये जब पुलिस डिपार्टमेंट की फाइंडिंग्स ये भी बता रही है कि रिवर्स के पास जो फॉरेस्ट एरिया है, तो वो क्या करते हैं, फॉरेस्ट एरिया को भी, उस फॉरेस्ट एरिया में उन लोगों ने रोड क्रिएट किया है। माफिया जो है उन लोगों ने रोड बनाया है, वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन करी है, वहाँ पे क्लियरेंस करी है फॉरेस्ट की, और रोड ही बनाया है अंदर अंदर ताकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए। और वहाँ की भी जो बायोडाइवर्सिटी है, वहाँ की जो इन्वायरमेंटल इकोलॉजी है, उनको भी हैम्पर कर रहे हैं वो। वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो रही है तो ऑब्वियसली वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको नुकसान पहुँचा रहे हैं वो, ठीक है। क्योंकि कुछ कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो फॉरेस्ट एरिया में वहाँ पे परमिटेड नहीं है, फॉरेस्ट के बीच से आप रास्ता बना रहे हो, दिस इज नॉट परमिटेड एट ऑल, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये कहीं एक नेक्सस भी देखा जा रहा है कि ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि बिना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पता नहीं है और वहाँ पे एक रोड कंस्ट्रक्ट हो रही है और इतने काफ़ी टाइम से माइनिंग चल रही है, तो देयर हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ नेक्सस बिटवीन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड द माफिया, कोई नेक्सस तो जरूर होगा, ठीक है। तो ये सारे लोकलाइट, वहाँ के जो लोकलाइट थे, ये बहुत काफ़ी टाइम से इशू को रेज कर रहे थे। और इलीगल माइनिंग जो है, हमने यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की जो रिपोर्ट आई थी पिछले साल 2019 की रिपोर्ट आई थी कि इंडिया और चाइना के अंदर, खास करके इंडिया के अंदर, ये दोनों डेवलपिंग स्टेट्स हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत रैपिड स्पीड में हो रहा है डेवलपमेंट, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रही है। तो इसके लिए सैंड्स, ग्रेवल्स, इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा है माइनिंग होनी, यहाँ पे परमिशन है, स्टेट गवर्नमेंट को ये पावर होता है, जुरिसडिक्शन होता है। हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि मेजर माइनर मिनरल्स क्या होता है, माइनर मिनरल्स क्या होता है, किसके ऊपर किसकी जुरिसडिक्शन है। तो स्टेट गवर्नमेंट की जुरिसडिक्शन है कि वो कुछ एरिया को लीज आउट करते हैं कि हाँ यहाँ से आप माइनिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके भी लिमिटेशन ऐसा नहीं है कि कुछ भी कितना भी माइनिंग कर रहे हैं, नहीं, उसके लिए रॉयल्टी उन्हें पे करना पड़ता है और एक लीज आउट किया जाता है, उनको परमिशन दिया जाता है प्राइवेट प्लेयर्स को कि हाँ लो भाई आप यहाँ पर से माइनिंग कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जितना परमिसेबल आपको लीज आउट एरिया किया गया है, उसके अलावा आप कुछ ही दूरी से एरिया पर माइनिंग नहीं कर सकते हैं, और उसके अलावा जिनको परमिशन मिला है वही कर सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पे भी जो इलीगल माइनिंग हो रही है रक्कर के अंदर, व्यास रिवर के ऊपर, यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स को परमिशन है कि हाँ भाई आपका ये एरिया है, ये रिवर है, ये रिवर है, तो आप इतने एरिया पे जो सैंड माइनिंग मिल रहा है आप यहाँ पे माइनिंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी प्राइवेट प्लेयर्स को एक तरह की समझ लिए लाइसेंसिंग होती है कि हाँ इसी इतने ही एरिया तक आप इतना एरिया आपको लीज में दिया गया, आप इतने दिन तक माइनिंग करोगे, लेकिन इस एरिया पे, फिर इस एरिया के बाहर आप नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो माफियाज हैं इस एरिया पे भी कर रहे हैं, और प्लस इस एरिया से बाहर भी जो एरिया है जहाँ पे परमिशन नहीं है किसी को भी माइनिंग करने की, वहाँ पे भी वो कर रहे हैं। और इसके आसपास जो फॉरेस्ट एरियाज हैं, इन फॉरेस्ट एरियाज में उन लोगों ने रोड्स डेवलप कर दिए हैं, जिसके कारण जो फॉरेस्ट एरिया की जो बायोडाइवर्सिटी है उनको भी बहुत नुकसान पहुंच रहा है। रिवर्स को तो नुकसान पहुंचा ही नहीं पहुंचा रहे, साथ में फॉरेस्ट एरिया को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। जेसीबीज, ट्रैक्टर्स, ये सब लगा के वो माइनिंग कर रहे हैं, तो ये सारे इशूज चल रहे हैं। अब ये जो माइनिंग होती है इससे क्या क्या नुकसान होता है, देखिए सबसे पहली बात तो आप बहुत ज़्यादा सैंड माइनिंग अगर ज़रूरत से ज़्यादा कर लेंगे, बिकॉज सैंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोलॉजी ऑफ द रिवर, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सैंड का भी। ज़रूरत से ज़्यादा आप अगर सैंड निकाल लेंगे तो ऑब्वियसली बहुत सारे उसके डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स हैं। जैसे कि सैंड अगर निकाल लोगे तो जो वाटर टेबल वो होल्ड करके रखती है ऊपर तक, तो सैंड ही बहुत ज़्यादा माइनिंग कर लोगे तो वो वाटर टेबल ही भी नीचे चला जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा ड्राइंग अप की या ड्राई सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। जो वाटर रिसोर्सेज है वहाँ पे स्टार्ट टू ड्राई अप, ठीक है, वाटर टेबल भी बहुत नीचे चली जाएगी। उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा सैंड अगर माइनिंग करो तो वो एक बफर प्ले करती है सैंड रिवर्स के लिए। अगर एक्सेस वाटर जब रिवर्स कैरी करती हैं मानसून के टाइम पे या किसी भी टाइम पे, तो अगर सैंड है तो वो एक बफर क्रिएट करती है। लेकिन सैंड ही आप माइन कर दोगे तो वो बफर आप खत्म कर रहे हो, या डिमोलिशिंग दैट बफर जोन, और बफर जोन जब खत्म हो जाएगा फिर फ्लड की सिचुएशन आती है, और उसके बाद फ्लड्स आते भी हैं। पिछले साल हिमाचल में हुआ भी है ये चीज़, ठीक है। उसके बाद
फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, आसपास के जो फर्टाइल लैंड होते हैं उसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाती है, वो बैरन हो जाते हैं। जो रिवर की इकोलॉजी है उसको भी हम इम्पैक्ट करते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सैंड के अंदर भी होते हैं, उससे भी हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो बहुत सारे इसके इल इफेक्ट्स हैं, इकोलॉजिकली एंड इन्वायरमेंटली भी बहुत सारे इल इफेक्ट हैं। और ये माइनिंग जो है, अगर हम इलीगल माइनिंग जरूरत से हाई, सबसे पहली बात तो इलीगल माइनिंग जो हो रही है इन्वायरमेंट को तो नुकसान पहुंचा रहा है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को, साथ साथ में जो वी आर प्रोवाइडिंग अ ब्लो टू द गवर्नमेंट एक्सचेकर, वहां से रॉयल्टी कलेक्ट की जाती है और इलीगली आप माइन करोगे और उसे फिर ज़्यादा दाम पे बेचा जाता है और वहाँ पे सरकार को कुछ नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो इलीगली माइन हो रहा है, वहाँ पे सरकार को रॉयल्टी नहीं मिल रही है। यहाँ पे पैसा फायदा उनको हो रहा है, ये तो माफिया को फायदा हो रहा है और साथ में उनके नेक्सस में जो है उनको फायदा हो रहा है, लेकिन सरकार को यहाँ पे बहुत नुकसान पहुंचता है। ट्रिमेंडस ब्लो टू द गवर्नमेंट एक्सचेकर। ठीक है, तो इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना बहुत ही जरूरी है, इसके लिए एक्शन प्लान भी डिवाइस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिमाचल वाली जो एरिया है उनकी टोपोग्राफी या इन्वायरमेंटली या इकोलॉजिकली बहुत सेंसिटिव एरियाज हैं, वहाँ पे ये सारे एक्टिविटीज़ प्रमोट नहीं की जानी चाहिए। जो परमिसेबल लिमिट है उतना ही माइनिंग की जाना चाहिए, उसी एरिया में जितना लीज आउट किया उतना ही माइनिंग होना है, इसकी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन होनी बहुत ही जरूरी है। और ये जो नेक्सस डेवलप हुआ है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और इन माफियाज के बीच में, दिस हैज टू बी ब्रोकन डाउन। इसके लिए प्रॉपर कमेटी बिठाना चाहिए और एक एक्शन प्लान वर्कआउट करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब देखिए आप इमेज में देख सकते हैं कि किस तरह से माइनिंग एक्टिविटीज चल रही है। पूरी ड्राई कर देते हैं, पूरी सैंड को निकाल देते हैं, जिसके कारण बहुत सारे नुकसान फिर झेलने को मिलता है, बहुत सारे डिट्रीमेंटल इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड इन्वायरमेंट यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की जो रिपोर्ट है वो भी पढ़ना बहुत ही जरूरी है। देखिए, अब आपको पता है कि जितने भी हमारे कंट्री के अंदर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको रेगुलेट करता कौन है? उनको रेगुलेट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल करते हैं। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के डायरेक्शंस और स्टेट गवर्नमेंट के जो एरिया अलॉटेड हैं, एनजीटी ने डायरेक्शन दिया कि हाँ भाई आपको इसी डायरेक्शन को फॉलो करना है, इसी गाइडलाइंस को फॉलो करना है और उसके साथ ही सैंड माइनिंग करनी है, इसको आप वायलेट नहीं कर सकते हैं वरना एक्शन लिया जाएगा आपके खिलाफ। ठीक है, एक ट्राइब्यूनल है ये एनजीटी, 2010 में डेवलप हुई थी एनजीटी एक्ट के तहत, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, उसके बाद इसके अपने पावर्स और जुरिसडिक्शन है। तो हमारे देश के अंदर जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, रिवर्स, लेक्स, जितने भी हैं, फॉरेस्ट, सब के ऊपर जुरिसडिक्शन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का है, चाहे वो शहर के अंदर हो या शहर के बाहर हो या रूरल एरिया में हो या कहीं भी हो। ठीक है, तो इलीगल माइनिंग इज अ ग्रेट व्हाट इन नाउअडेज प्रेजेंट डे, पूरे देश के अंदर इलीगल माइनिंग इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फॉर द गवर्नमेंट ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, अब ये बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट वाज नॉट कैरिड आउट, द माइनिंग वाज नॉट कैरिड आउट ऑन इन द लीज्ड एरियाज अलोंग द बियास एज देयर वाज नो रॉ मटेरियल लेफ्ट देयर। जिस एरिया को लीज आउट किया गया था उस एरिया में रॉ मटेरियल बचा ही नहीं था, क्योंकि वहां से पहले ही सारे माइनिंग करके वो एरिया को खाली कर चुके हैं। अब नहीं वहां पे बचा है तो लोग अब धीरे धीरे अपने एरिया को जो लीज आउट नहीं है एरिया उस पर भी जाके माइनिंग कर रहे हैं और उससे भी इलीगल माइनिंग हो रही है। ठीक है, और जबरदस्त चोट पहुंचाया जा रहा है एनवायरमेंट और इकोलॉजी के वहां के। ठीक है, हैवी इक्विपमेंट इज बीइंग यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट स्टोन एंड सैंड फ्रॉम दी बीच रिवर। अब ये जो स्टोन और सैंड, खास करके ये स्टोन और सैंड, ये जो इनकी जो माइनिंग हो रही है इसके वजह से क्या होता है, रिवर अपने कोर्स को चेंज करती है, द रिवर चेंजेस इट्स कोर्स और उसके बाद ये फ्लड्स की सिचुएशन फिर आने लगती है, पानी इधर उधर फिर जाने लगता है जब वो पानी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द माइनिंग मटीरियल फ्रॉम रक्कर इज बीइंग लिफ्टेड टू ऊना डिस्ट्रिक्ट एंड पार्ट ऑफ पंजाब। अब ये करते क्या है, ये जो इलीगल माइनिंग वाले लोग जो है इलीगली माइन करते हैं सैंड, तो ये हिमाचल के अंदर तो यूज होता ही होता है, पंजाब में भी जाता है, और प्लस ये जो जिस प्राइस में बेचते हैं दे सेल इट इन स्काई रॉकेटिंग प्राइसेस, बहुत ज़्यादा महंगा बेचते हैं, फायदा बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए ये नेक्सस डेवलप हुआ है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और माफिया के बीच में। तो मेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या प्लान आप वर्कआउट कर सकते हैं इन चीज़ों को रोकने के लिए। ठीक है, आपकी व्यूज भी वहां पूछी जाएंगी। अकॉर्डिंग टू द माइनिंग डिपार्टमेंट, ओनली अ पार्ट ऑफ द रिवर हैड बीन ऑक्शन टू अ प्राइवेट पार्टी एंड नो अदर पर्सन हैड बीन ऑथराइज्ड बाय द माइनिंग डिपार्टमेंट टू एक्सट्रैक्ट माइनिंग मटेरियल। सिर्फ प्राइवेट प्लेयर को कुछ पार्ट परमिशन दिया गया था माइनिंग के लिए, लेकिन उसके अलावा किसी और को नहीं दिया गया है, लेकिन इलीगल माइनिंग माफिया के द्वारा यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो दिस इज टर्निंग आउट टू बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है
कि सैंड माइनिंग के क्या क्या इल इफेक्ट्स होते हैं, ऑप्शन में एमसीक्यू से पूछा जा सकता है, ठीक है। किस तरह से इकोलॉजिकल डैमेज पहुंचाता है सैंड माइनिंग, और मेंस में आपको ये पूछना चाहिए कि सैंड माइनिंग की क्या, किस तरह से सैंड माइनिंग हिमाचल के अंदर हो रही है, और सैंड माइनिंग को रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है या डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑन दी इकोलॉजी या एनवायरनमेंट में क्या है। तो दिस वी कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन ऑन दिस सब्जेक्ट बोथ इन द प्रीलिम्स एज वेल इन द मेंस। मेन जो सामने आ रही है हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, तो वहाँ के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दिस इज ऑल वी गॉट फॉर द टुडे सेशन। ठीक है, दिस इज ऑल वी गॉट फॉर द टुडे सेशन। We'll meet in the coming session again in the next week, coming week. Till then, and please do not forget to like, subscribe and share this session को like करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और हमारे टेस्ट सीरीज, हमारी जो टेस्ट सीरीज है मेंस की टेस्ट सीरीज, जैसे कि हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के रिजल्ट तो आ चुकी है, ठीक है। तो 1 दिसंबर से मेंस का पेपर भी होना है। तो जिन लोगों को मेंस की टेस्ट सीरीज परचेज करनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, उस लिंक पे जाएं और आप वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। कुछ पूछना है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ डाउट्स है, तो वहाँ पे जो फ़ोन नंबर है आप वहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑल वी गॉट फॉर टुडे सेशन। विल मीट इन द कमिंग सेशन। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू।